जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास की। खास करके इतिहास में टीजीटी पीजीटी और नेट दोनों में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, केबी कैंपस जो पूरे भारत के मजबूत ऐप में से एक है और सेंटर में एक है, जो हर रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है और पहली बार जो है 4,000 से 5,000 क्वेश्चन लाया है। जहां आप गलत करते हो, अगर हिस्ट्री से आप नेट देने के लिए जाते हो तो 60-70 क्वेश्चन परसेंट 60-70 क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे बनता नहीं। आखिर क्यों नहीं बनता है? क्या कारण है? और क्वेश्चन का हमें एनालिसिस किस तरह करना चाहिए? और हर क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन में ही उसके जवाब निहित होता है। उनकी भी चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन लिया है, खास करके यूजीसी नेट हिस्ट्री का, जो पीजीटी और टीजीटी में भी पूछा जाता है, उसी का हम आज चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थे। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरण में किसका विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है? तो अगर आप इतिहास से दे रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने इंडिका लिखा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। साथ ही साथ जो है, जो मौर्य के और इन्होंने जो है एरियन, प्लिनी, ठीक है, एस्ट्रेबो, सबके बारे में इनकी में चर्चा है, क्योंकि उसके उसी के दौर के ये सब भी है। ठीक है, और इसीलिए इंडिका इनसे संबंधित है। जबकि टेसियस जो थे, टेसियस ईरानी राजवैद्य था। याद रखिएगा, टेसियस क्या था? ईरानी राजवैद्य था। इसीलिए जो है मेगास्थनीज ने टेसियस की चर्चा नहीं की है। इजी है। अब देखो, इसी तरह से इतिहास में सवाल पूछा गया है कि, समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। अगर एक भी आता है तो ऋग्वेद का विभाजन किसमें किया गया? देखोगे, ऋग्वेद का ही ब्राह्मण, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब में विभाजित है। ऋग्वेद की दो शाखा होती है, आपको पता होगा, वह शाकल और बाष्कल। तो ऋग्वेद किसमें मिल जाएगा? शाकल में। इसी तरह यजुर्वेद की संहिता है दोस्तों, बाजस नहीं से था। यजुर्वेद की संहिता क्या है? बाजस नहीं। इसी तरह से जो है सामवेद का, अब यहां पर यह समझना होगा कि इसका विभाजन किस तरह हुआ था, तभी आंसर। जैसे सामवेद का होगा कैथुम, और अर्थवेद का होगा शौनक शाखा, शौनक और पिपलाद शाखा। तो ये सबका इतिहास में एक विभाजन है और इन्हीं विभाजन को हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है और पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अब पूछता है दीर्घ निकाय का संबंध किससे है? तो आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़ाए हैं, जो हिस्ट्री मेरे पास पढ़े हो, दीर्घ निकाय का संबंध महापरिनिब्बाण सूक्त से है। किससे है? महापरिनिब्बाण सूक्त। अब देखो, पहले में कौन है? तो पहला में दूसरा एक में ही है, आंसर तो ये बन गया। तो खुद्दक निकाय का संबंध धम्मपद से हो जाएगा। अभी विनय पिटक का खंतक से, अभिधम्म पिटक का कथा वस्तु से हो जाएगा। तो इसी तरह हमें उसको मिलाना है। तो जो प्राचीन काल है इतिहास का, उसको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, तभी सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो अब मिलाने वाला है और इसका संबंध जो है शिला लेख से है, खास करके अशोक के शिलालेख से। अब देखो, अशोक के 50 से अधिक शिलालेख रहे हैं, जो भारत के अलग अलग जगहों पर मिले हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो शिलालेख भारत के किन किन जगहों पर मिले हैं, तभी सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
जैसे देखो पहला है जो मिला हुआ है, जैसे लघु शिलालेख बहापुर से मिला है, स्तंभ लेख रामपुरवा, वेरी गुड, लघु स्तंभ लेख सांची, और शिलालेख सारनाथ से नहीं मिला है, सारनाथ से स्तंभ लेख मिला है। सारनाथ से क्या मिला है? स्तंभ लेख मिला है, तो ये याद रखना। तो यहां कह दिया शिलालेख। स्तंभ लेख और शिलालेख में अंतर होता है। स्तंभ होता है पूरे एक ही पत्थर पर, शिलालेख होता है कि कहीं भी पत्थर पे कुछ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अब कहता है निम्नलिखित प्रशासनिक संरचना का सही क्रम क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित प्रशासनिक संरचना, खाल करके ये मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रशासन, यानी जो मौर्य काल हुए हैं, मौर्य काल की ही ये प्रशासनिक संरचना के बारे में दोस्तों पूछा गया है कि मौर्यकालीन संरचना का क्रम क्या है। तो क्रम जो है, पहले देखो क्रम होगा स्थानीय होता है, फिर द्रोणमुख होता है, फिर कवर्तिक होता है, और अंतिम में संग्रहण होता है। अंतिम में क्या होता है? संग्रहण होता है। तो ये क्रम को, स्थानीय व्यवस्था के क्रम को समझना हो। जैसे अभी हमने कहा स्थानीय, स्थानीय 800 गांव का होता है, द्रोणमुख 400 गांव का होता है, और खरवाटिक, जो करवाटिक कहते हैं, 200 गांव का होता है, और संग्रहण 100 गांव का होता है। तो इसी का यहाँ पर क्रम पूछा है। अब नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित का सही क्रम कौन है। तो ऐसे सवाल खूब पूछता है, और इसीलिए आपने देखा कि हिस्ट्री का कट ऑफ जो है नीचे भी जाता है, लेकिन इस बार हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत हाई गया है। तो जब हिस्ट्री का क्वेश्चन हाई गया है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा? इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा? मेगास्थनीज का इंडिका, जो मौर्य काल में आया है। संबंध किससे है? मौर्य काल से। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और पेरिप्लस एरिथ्रियन सी का रचना काल लगभग 115 ईस्वी के करीब है, और ये 4th सेंचुरी बीसी है, याद रखना। टोलोमी का वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक फेमस नाम है टोलोमी, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग 2nd सेंचुरी एडी में लिखा था। अब बच गया कॉस्मोस, जो बड़ा फेमस नाम था कॉस्मोस, एक यूनानी यात्री था कॉस्मोस, याद रखना, जिन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, और लगभग एक सौदा व्यापारी के रूप में 535 ईस्वी में जो कॉस्मोस थे, 535 ईस्वी में जो है भारत आए थे, और बौद्ध धर्म धारण कर लिए थे। तो यही एनालिटिक हिस्ट्री में हमें जाननी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यही एनालिसिस आपको जो है पूरे लगभग 4000 का क्वेश्चन का करवाया जाएगा हिस्ट्री में। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाने के लिए पूछा गया। जो 7वां क्वेश्चन है, ये भी मिलाने के लिए पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा होगा एंशियंट, वहीं से यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो समझिएगा कि अब देखो यहां मिलाने का था। अगस्ता क्लीस का संबंध किससे है? संकर्षण से। कडफिसेस प्रथम के कौन सा है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बीमा कडफिसेस शैव था, और कनिष्क जो है अतश धर्म था। अब क्या कहते हैं? अतश धर्म था, जो बौद्ध धर्म का ही पार्ट हो जाता है। उसी से इसीलिए कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और कनिष्क ने महायान का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? महायान का। तो ये क्रम तभी याद रहेगा जब आप माइन्यूटली प्राचीन काल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। निम्नलिखित में साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? अब ये गुप्त वंश का है, और कहता है कि रामगुप्त से संबंधित कौन नहीं है, यानी कि गुप्त वंश में रामगुप्त से संबंधित कौन नहीं है। तो पहला ही हो जाएगा सोमेश्वर का मांसोलाश। हर्षचरितम की भी है टीका, उसमें भी है, अब्दुल हसन का भी है, अमोघ वर्ष का भी है, और जो सोमेश्वर का मांसोलाश है में रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य का वर्णन नहीं है, जबकि इन तीनों में जो है परवर्ती, रामगुप्त के परवर्ती का वर्णन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। देखो कहते हैं कि यहाँ कथन और कारण भी पूछते हैं।
तो एंशियंट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे देखो पूछा है, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए, बिल्कुल सही है। कृषकों को जो है उत्तर गुप्त काल में जो है शूद्र वर्ण में डाल दिया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ, ये भी सही है, दोनों सही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास के यूजीसी नेट के क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिए तो आपके टीजीटी पीजीटी के भी सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। मैं खुद इतिहास से जेआरएफ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कितनी डेप्थ अध्ययन होगी। साथ ही साथ पिछले 12-13 सालों से मैं शिक्षण कर रहा हूँ, और ये जो हमने लाया है ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े पैकेज में पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हमने लाया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।